वालेकुम। आज का लेक्चर है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उर्दू में इसे निज़ाम दौरान खून कहा जाता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ कि निज़ाम दौरान खून दरअसल ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए खून की गर्दिश पूरे जिस्म के अंदर होती है और जिसकी वजह से खून जिस्म के हर सेल तक पहुँचता है। और खून का जो बुनियादी फंक्शन है वो है खुराक सेल के हर टिश्यूज तक खुराक मुहैया करना, जिस्म के हर टिश्यूज तक। तो निज़ाम दौरान खून के डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर जो पार्ट है वो है दिल यानी हार्ट। हार्ट इसका बुनियादी पार्ट है और इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज ब्लड। ब्लड का मतलब है खून। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से मुराद है खून की नालियां। और फोर्थ पार्ट जो इसके अंदर है दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक ये एक अपना सिस्टम है और ये खून के अंदर मौजूद होता है। अब जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर मेन जो रोल है वो दिल का है। अच्छा, दिल एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। इसका काम है खून, दिल जो है ना खून पूरी बॉडी के अंदर पंप करता रहता है। और खून जो होता है ये एक मीडियम है जिसके अंदर खुराक तैयार होता है। बॉडी के अंदर ये सप्लाई होता है, हर सेल तक ये खुराक पहुंचता है। और ब्लड वेसल्स ये खून की नालियां होती हैं जो कि खून को डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाता है। इस वेसल्स के जरिए खून पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी के अंदर गर्दिश करता रहता है। इसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम है, ये एक अलग सा सिस्टम है। इसके अंदर लिम्फ पाया जाता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड पाया जाता है, जबकि लिम्फेटिक्स के अपने वेसल्स होते हैं और ये एक अलग सा एक निज़ाम है जो इंशाल्लाह हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अच्छा, आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे खून और खून की जो नालियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो ब्लड है, ब्लड का एक अहम फंक्शन है जो कि पूरी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट केमिकल्स हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको सप्लाई करता रहता है। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ ब्लड को और कि ब्लड किस चीज़ से बना है, ब्लड की क्या कंपोजिशन है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ब्लड के डिफरेंट इसके दो मेन पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है वो है लिक्विड पार्ट जिसको कहा जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा ये इसका लिक्विड पार्ट है, इसे सीरम भी कहते हैं। और ये तकरीबन 55% खून के अंदर प्लाज्मा पार्ट पाया जाता है। और खून का जो दूसरा पार्ट है जो कि जिसको हम ठोस पार्ट कहते हैं या जिसको हम सॉलिड पार्ट कहते हैं, वो डिफरेंट ब्लड सेल्स से मिलके बना है। डिफरेंट ब्लड सेल्स होते हैं और ये बनाता है 45%। ब्लड के अंदर 45% ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। अब जो प्लाज्मा है, अब ये प्लाज्मा किस चीज से बना है इसका हम कंपोजिशन पढ़ेंगे। प्लाज्मा जो है ये खुद 91% ये बना है वाटर से। वाटर का मतलब है पानी। ये 91% पानी से बना है प्लाज्मा। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये लिक्विड पार्ट है, माया हिस्सा है। और ये ब्लड सेल्स है जिसे कहते हैं ठोस हिस्सा। तो 91% इसके अंदर वाटर पाया जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भी पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये इसका मैं नाम लिखता हूं यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये जितने भी गैसेस यहाँ पे पाए जाते हैं
वो सारे हलशुदा शक्ल में होते हैं। ऑक्सीजन गैस भी पाया जाता है इसके अंदर, और ये जितनी भी गैसेस हैं ये डिजॉल्व फॉर्म में है, यानी हलशुदा शक्ल में पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस ये प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। अब जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, सबसे पहले मैं प्लाज्मा को एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी जो 9% है वो उसके अंदर डिफरेंट इसके अंदर चीज़ें पाए जाते हैं। जो 9% है उसको उसके अंदर पाया जाता है, जो 9% पार्ट है वो मजीद 2 पार्ट से बना है। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक पार्ट, और सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक पार्ट। अब मैं ऑर्गेनिक पार्ट और इनऑर्गेनिक पार्ट को एक्सप्लेन करता हूं। ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं और काफी केमिकल्स पाए जाते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं, ये है ऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट के 7.1% से 8.1% पाया जाता है। इसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स इसके पाए जाते हैं। सबसे पहले है प्रोटीन। प्रोटीन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, सच एज एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन और ग्लोब्यूलिन। तो इसका बड़ा अहम रोल है। अच्छा, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में इसका बड़ा रोल है। एक तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और दूसरा जो इसका रोल है ये ब्लड का जो पीएच है उसको मेंटेन रखता है। सेकंड जो पार्ट है इसके अंदर जो पाया जाता है दैट इज एंजाइम्स, और जितने भी एंजाइम्स हैं सच एज ट्रांस अमाइनेजेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और इसके अलावा लाइपेज, अमाइलेज, प्रोटीएज, ये जितने भी एंजाइम्स हैं ये एंजाइम सारे प्रोटीन इन नेचर हैं, ये प्रोटीन से मिलके बने हैं। और एंजाइम किसी रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं और उस रिएक्शन को स्पीड करते हैं, क्योंकि सेल्स के अंदर एट अ टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं और ये सारे एंजाइम्स उस रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। थर्ड जो चीज है ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर जो पाए जाते हैं दैट इज एंटीबॉडीज। डिफरेंट एंटीबॉडीज पाए जाते हैं और एंटीबॉडीज ये भी दरअसल प्रोटीन इन नेचर है। और ये एंटीबॉडीज जब जिस्म के अंदर कोई फॉरेन बॉडी आता है, फॉरेन बॉडी से मुराद है कोई बैक्टीरिया, कोई जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल होता है, तो ये एंटीबॉडीज उस बैक्टीरिया के साथ लड़ते हैं जिसके नतीजे में उस बैक्टीरिया या उस जरासीम को किल करते हैं। तो एंटीबॉडीज का भी बड़ा रोल है, ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर पाया जाता है इंटरनल सिक्रीशन जिसे कहते हैं हार्मोन्स। ये दरअसल रतूबात हैं और ये खून के अंदर हार्मोन्स होते हैं और हर हार्मोन का एक अपना फंक्शन होता है। जब इंशाल्लाह जब एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हम पढ़ेंगे तो ये हार्मोन्स का जो फंक्शन है उसके अंदर मैं डिटेल से फिर बताऊंगा। इसके अलावा खून के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजेंस भी पाए जाते हैं और जो एंटीजेंस है वो भी प्रोटीन इन नेचर होता है। इसके अलावा नाइट्रोजीनियस बेसिस भी होते हैं सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन,
और ये जितने भी नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं ये ब्लड जो है ना मुसलसल इसे यूरिन के जरिए निकालता है थ्रू किडनीज इससे मुसलसल निकालता है, क्योंकि ये जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और अमाइनो एसिड ये अगर खून के अंदर जितनी ज़्यादा देर तक ये मौजूद होगा ये किडनीज को डैमेज करता रहता है, इसीलिए खून के ज़रिए इसे यूरिन निकालना होता है, मुसलसल ये निकलता रहता है। और ये प्रोटीन की जब ब्रेकडाउन होती हैं तो ये सारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनते हैं। इसके अलावा खून के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स के लिपिड्स पाए जाते हैं सच एज कोलेस्ट्रोल और बाकी नेचुरल फैट्स जिसे कुदरती फैट्स कहते हैं। फैट से मुराद है चिकनाई या चर्बी, फैट्स यानी चर्बी। तो ये ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर पाया जाता है और इसके अलावा जो बाकी 0.9% है दैट इज इनऑर्गेनिक पार्ट, 0.9%। इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ नमकियात पाए जाते हैं खून के अंदर सच एज सोडियम, पोटाशियम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कैल्शियम भी पाया जाता है खून के अंदर, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम, और इसके अलावा जो है क्लोरीन पाया जाता है, क्लोरीन, और इसके अलावा जो है फास्फोरस पाया जाता है, फॉस्फोरस, और डिफरेंट साल्ट्स हैं सच एज फॉस्फेट और डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से इतने काफ़ी है। तो ये 0.9% इनऑर्गेनिक पार्ट पाया जाता है और ये जितने भी पार्ट्स है ये प्लाज्मा के पार्ट्स है, प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीज़ें पाए जाते हैं और हर केमिकल का एक अपना फंक्शन है, एक अपना रोल है। अब मैं जो इसका सॉलिड पार्ट है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल से बना है मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ और हर सेल का एक अपना रोल है, एक अपना फंक्शन है। तो अब पढ़ते हैं सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स। मैं यहां पे लिखता हूं टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स के टाइप्स। अच्छा, जो पहला टाइप है इसे कहते हैं RBCs, उर्दू में कहते हैं इसे खून के सुर्ख जर्रात, खून के सुर्ख जर्रात, रेड ब्लड सेल्स। इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। दूसरा जो ब्लड सेल है इसे कहते हैं WBCs, RBCs का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, WBCs का मतलब है वाइट ब्लड सेल्स, और इसे कहते हैं खून के सफेद जर्रात, और इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। जो थर्ड सेल है इसे कहते हैं
लेट्स। इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स। अब जो खून के सुर्ख ज़रात है, इसका जो रंग है वो सुर्ख इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब एरिथ्रोसाइट्स के मैं थोड़े से फीचर्स लिखता हूं, कुछ खसूसियात लिखता हूं। ये जो रेड ब्लड सेल्स है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है खून के अंदर। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये ज़रात, इसकी जो शेप है सर्कुलर बाय कनकेव शेप के होते हैं। सर्कुलर बाय कनकेव डिस्क की शक्ल के होते हैं, अब सर्कुलर बाय कनकेव डिस्क का मतलब ये है कि ये ऊपर से भी चिपटे होते हैं, यानी सामने से भी चिपटे होते हैं और बैक साइड से भी चिपटे होते हैं। बाय कनकेव डिस्क का मतलब है दोनों तरफ से चिपटे। अगर मैं इसका पिक्चर ड्रॉ करूं तो इसका पिक्चर कुछ यूं बनेगा। ये इसका रफ सा डायग्राम में ड्रॉ करता हूं। ये बाय कनकेव डिस्क है, ऊपर से भी चिपटे हैं और नीचे से भी चिपटे हैं। दूसरा इसका फीचर है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ए न्यूक्लिएटेड होता है, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। थर्ड जो इसका फीचर है, इसकी बैरूनी तरफ एक गिलाफ होता है और उस गिलाफ को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा होता है, एक गिलाफ पाया जाता है, एक कवरिंग पाई जाती है। और इसका जो एक्चुअल साइज है, एक्चुअल साइज जो है ना, इसका जो एक्चुअल साइज है दैट इज 7.2 माइक्रोमीटर। 7.2 माइक्रोमीटर इसका एक्चुअल साइज होता है। और इसके दरमियान में हीमोग्लोबिन होता है, इसके दरमियान में हीमोग्लोबिन होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ये इसके दरमियान में यहां पे पाया जाता है। मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये दरअसल हीमोग्लोबिन है जो इसके दरमियान पाया जाता है, जिसे मैं सिंपल HB से डिनोट करता हूं। तो ये इसके 3 सेल्स मौजूद होते हैं ब्लड के अंदर। अब मैं थोड़ा सा हीमोग्लोबिन को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि हीमोग्लोबिन है क्या चीज। मैं इसको क्लियर करता हूं यहां से फर्दर। हीमोग्लोबिन दरअसल ये एक प्रोटीन होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है। और मैं इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, अच्छा, जो हीमोग्लोबिन है ये दरअसल 2 पार्ट से मिलकर बना है। पहला पार्ट जो कि हीम कहलाता है, जिसे कहते हैं हीम, और जो दूसरा पार्ट है इसे कहते हैं ग्लोबिन। और ये दरअसल प्रोटीन होता है, प्रोटीन। फर्दर जो हीम है ये मजीद फर्दर 2 पार्ट से मिलकर बना है।
इस पार्ट को कहते हैं आयरन। जो दूसरा पार्ट है इसे कहते हैं बिलीरुबिन। और जो बिलीरुबिन होता है ये फर्दर यूरिन के जरिए, ये पेशाब के जरिए जिस्म से खारिज होता है। और बाकी जो आयरन है, आयरन ये स्टोर होता है जिगर के अंदर। ये जिगर के अंदर नए आरबीसी बनाने के लिए स्टोर होता है, स्टोर होता है। और जो प्रोटीन पार्ट है ग्लोबिन, हमारे जिस्म के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसे स्प्लीन कहते हैं, तैली। जो स्प्लीन होता है वो इसे खाते हैं और इसे कन्वर्ट करता है इनटू अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड के फॉर्म में ये स्प्लीन के अंदर और जिगर के अंदर स्टोर होता है। और फर्दर जब नया एचबी बनता है तो इसके अंदर ये प्रोटीन पार्ट और ये जो आयरन पार्ट है ये दोनों उसमें यूज होते हैं नया एचबी बनाने के लिए, नया हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। ग्लोबिन ये अमाइनो एसिड की शक्ल में जिगर और स्प्लीन मानी थिल्ली, इसको थिल्ली कहते हैं, थिल्ली में स्टोर होता है। तो अच्छा, जो सुर्ख ज़रात होते हैं उसका जो लाइफ स्पेन है दैट इज 120 डेज। 120 दिन के बाद एक आरबीसी के 120 दिन की लाइफ होती है, जिंदगी होती है। 120 दिन के बाद जो आरबीसीज हैं वो ओल्ड हो जाते हैं और वो स्प्लीन जो तिली है वो उसे खा जाते हैं। उसके बाद उस आरबीसी की ब्रेकडाउन हो जाती है जिसमें से जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन बाहर निकल आता है। और हीमोग्लोबिन फर्दर जो मैंने उसके पार्ट्स बताए जो ग्लोबिन और हीम में उसको डिवाइड करते हैं और आयरन जिगर में स्टोर हो जाता है। बाकी जो प्रोटीन पार्ट है अमाइनो एसिड ये जिगर के अंदर ये भी स्टोर हो जाता है और स्प्लीन के अंदर भी स्टोर होता है और ये नया एचबी बनाने के लिए यूज होता है। तो एक्चुअल जो लाइफ स्पेन है आरबीसी का, यानी आरबीसी का लाइफ 120 दिन होता है। उसके बाद स्प्लीन यानी थिल्ली इसको खा जाते हैं और इसकी तोड़ फोड़ करके इससे हीमोग्लोबिन बाहर निकल आता है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इंसान के खून के अंदर रेड ब्लड सेल की एक अपना काउंट होता है, एक खास तादाद में पाए जाते हैं। मेल के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, मेल के अंदर कितने पाए जाते हैं? मेल में ये तकरीबन 4.5 से 6.0 मिलियन पाए जाते हैं पर सीएमएम, और फीमेल के अंदर ये तकरीबन 4.0 से 5.5 मिलियन पर सीएमएम पाया जाता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन की भी एक खास मिकदार पाई जाती है मेल और फीमेल के अंदर। मेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो नॉर्मली ज्यादा होता है और फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है। और ये कोई हैरानकुन वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक कुदरती बात है। इट्स बिकॉज ऑफ नेचर। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है मेल के अंदर जो होता है दैट इज 13.5 से लेकर 18 ग्राम पर डेसीलीटर ये पाया जाता है।
फीमेल के अंदर काउंट डिफरेंट है। फीमेल में ये 11.5 से लेकर 16 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात जब हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है तो उसकी वजह से खून, हम कहते हैं कि खून की कमी हो गई, दैट इज बिकॉज ऑफ लो हीमोग्लोबिन लेवल। इस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया, दरअसल एनीमिया ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें खून कम हो जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें HB यानी हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाती है। और अनीमिया की फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, इसको मैं मजीद डिटेल में जाना नहीं चाहता क्योंकि ये एक अलग सा टॉपिक है, फिर हम अपने मेन टॉपिक से हट जाएंगे। अच्छा, जो रेड ब्लड सेल्स है, खून के जो सुर्ख ज़रात हैं, ये हमारे जितने भी लॉन्ग बोन्स हैं, जितने भी लंबे हड्डियां हैं, उसके बून मेरो के अंदर ये बनता रहता है। बून मेरो से मुराद है हड्डियों का गुद्दा। हड्डियों के अंदर गुद्दा पाया जाता है जिसे बून मेरो कहते हैं। और इसके अलावा फ्लैट बोन्स है जिसे स्टर्नम कहते हैं, सीने की हड्डी, उसके अंदर भी बनते हैं, पसलियों के अंदर भी बनते हैं। और जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर भी ये बनते रहते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे रेड ब्लड सेल्स मुसलसल जिस्म के अंदर बनते रहते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं आरबीसीज जिस्म में बून मेरो यानी हड्डियों का गुद्दा, हड्डियों के गुद्दे के अंदर बनते हैं। और ये वर्टिब्री जो कि रीढ़ की हड्डी है, स्टर्नम जो कि सीने की हड्डी है, और इसके अलावा डिफरेंट जो पसलियां हैं जिसे कहते हैं रिब्स के अंदर भी बनते हैं। ये मैंने इसका साइड बताते हैं कि कहां कहां पे ये बनते हैं। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो मैं बताता हूं हीमोग्लोबिन के हवाले से, हीमोग्लोबिन का जो मेन फंक्शन है, वो जो मेन फंक्शन हीमोग्लोबिन का है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको समझने की जरूरत है हमें। हीमोग्लोबिन दरअसल फेफड़ों से ऑक्सीजन को फेफड़ों से खून के जरिए तमाम सेल्स तक पहुंचाता है, और तमाम सेल से कार्बन डाइऑक्साइड खून के जरिए फेफड़ों के अंदर ले जाता है, और फेफड़ों से फिर ये बाहर निकलता है सांस के जरिए। तो इसका जो मेन फंक्शन है, ये एग्जाम्स के अंदर आ सकता है कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन तहरीर करें, तो ये स्टूडेंट्स को आने चाहिए। इसका फंक्शन है ये फेफड़ों से फंक्शन ऑफ HB, ये फेफड़ों से ऑक्सीजन खून के जरिए तमाम टिश्यूज में पहुंचाते हैं, और ये खून के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में पाया जाता है। ये खून के अंदर ऑक्सी
हीमोग्लोबिन की शक्ल में पाया जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के मतलब यह है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो इसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन पाया जाए उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। ये था सारा हीमोग्लोबिन के हवाले से। अब हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। जो वाइट ब्लड सेल होता है ये दो तरह के होते हैं। पहला जो पार्ट है इसका, या पहला जो इसका किस्म है, इसे कहते हैं ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट। दूसरा जो पार्ट है इसे कहते हैं एग्रेनुलोसाइट। अच्छा, ग्रेनुलोसाइट इसे इस वजह से कहते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स की जो ये सेल्स है इसके अंदर छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं जिसे ग्रेन्यूल्स कहते हैं, और एक ग्रेनुलोसाइट इसके अंदर, इस सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते हैं। बाद में जो मैं डायग्राम से भी आपको समझाऊंगा। इन सेल्स में छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसे ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, और एक ग्रेनुलोसाइट इन सेल्स में छोटे ग्रेन्यूल्स नहीं होते। अच्छा, ग्रेन्यूल से मुराद है दानेदार अजसाम। या इसे छोटे दाने भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करता हूं कि ग्रेनुलोसाइट के अंदर कौन कौन से सेल्स आते हैं और एक ग्रेनुलोसाइट के अंदर कौन कौन से सेल्स आते हैं, और हर सेल का एक अपना फंक्शन है। यहां पे लिखता हूं मैं ग्रेनुलोसाइट। अच्छा, ग्रेनुलोसाइट के अंदर 3 टाइप के सेल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड अजीनोफिल्स। मैं यहां पे लिखता हूं न्यूट्रोफिल्स, इसकी बात है बेसोफिल्स, और अजीनोफिल्स। अच्छा, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, अजीनोफिल्स ये ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब इन सेल्स का, ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, इसका बड़ा रोल है। रोल इस वजह से है कि हमारे जिस्म के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जिसे दिफाई कुव्वत, दिफाई निज़ाम कहते हैं, वो इन सेल्स की वजह से मौजूद होता है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। ये सेल्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं जिस्म के अंदर, मुसलसल जिस्म को मुख्तलिफ जरासीमों से ये बचाते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये इसे कहते हैं कि जिस्म का दिफाई कुव्वत, जिस्म का दिफाई लश्कर। इसका मैं फंक्शन बताता हूं, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये जिस्म को बैक्टीरिया और फंजाई या फंगस, बैक्टीरिया और
फंगस से बचाता है। बैक्टीरिया दरअसल एक जरासीम होता है और फंगस भी एक जरासीम होता है जो जिस्म के अंदर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन कॉज करता है। तो न्यूट्रोफिल्स जब जिस्म के अंदर कोई भी बैक्टीरिया बाहर से आ जाता है या कोई फंगस बाहर से अंदर आ जाता है तो न्यूट्रोफिल्स उसके खिलाफ लड़ते हैं और उनको किल करते हैं। उसके बाद है बेसोफिल्स। ये इन्फ्लेमेशन में हिस्टामीन्स बनाते हैं। अच्छा, इन्फ्लेमेशन से मुराद क्या है? इन्फ्लेमेशन से मुराद ये है कि अगर जब किसी भी वजह से जिस्म के अंदर कोई चोट, कोई जख्म आ जाए तो वो जगह सूज जाती है, जिसकी वजह से वो जगह रेडिश भी हो जाता है और पेन भी बहुत ज्यादा महसूस करता है। तो इन्फ्लेमेशन जैसी इन्फ्लेमेशन बन जाती है जिस्म के अंदर, तो छोटे छोटे ये केमिकल्स होते हैं जिसे हिस्टामीन्स कहते हैं। ये हिस्टामीन्स रिलीज करते हैं, उस इन्फ्लेमेशन के खिलाफ हिस्टामीन्स रिलीज करते हैं। और इओसिनोफिल्स, इसका भी बड़ा रोल है, बड़ा फंक्शन है। ये पैरासाइट्स के खिलाफ लड़ते हैं। अच्छा, पैरासाइट्स भी दरअसल जरासीम होते हैं। जब कोई पैरासाइट बाहर से अंदर आते हैं तो उसके साथ न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स नहीं लड़ते बल्कि एसिनोफिल्स लड़ते हैं। तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे मैं डायग्राम में दिखाता हूं। ये है दरअसल यहाँ पे है न्यूट्रोफिल्स। ये दरअसल न्यूट्रोफिल्स है कि यहाँ पे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और ये दरअसल इनके सेल्स हैं। न्यूट्रोफिल्स दरअसल 2 से 5, इसका जो न्यूक्लियस होता है 2 से 5 लोब्स में मुश्तमिल होता है। ये जो 3 लोब्स नजर आ रही है दरअसल इसकी न्यूक्लियस है और ये मुकम्मल इसका सेल है और अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है। इसे कहते हैं न्यूट्रोफिल्स और इसे कहते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में दरअसल ये एक मुकम्मल सेल है और ये तकरीबन ये 2 लोब्स, इसका न्यूक्लियस 2 लोब से बना है और ये बेसोफिल्स है। इसके बाद है ये एसिनोफिल्स है। एसिनोफिल्स का भी 2 लोब का न्यूक्लियस है और अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और ये इसका डायग्राम है, एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। अब जो है ना मैं मजीद जो दूसरा पार्ट है ए ग्रेनुलोसाइट उसको एक्सप्लेन करता हूं। ए ग्रेनुलोसाइट इसका व्हाइट ब्लड सेल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ए ग्रेनुलोसाइट। अच्छा, ए ग्रेनुलोसाइट जो है इसके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते हैं। ये दरअसल 2 टाइप के सेल्स होते हैं। पहला टाइप कहलाता है लिम्फोसाइट्स, दूसरा टाइप कहलाता है मोनोसाइट्स। अच्छा, जो लिम्फोसाइट्स है और मोनोसाइट्स है ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। 20% से लेके 30% तक लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं ब्लड के अंदर और मोनोसाइट्स ये तकरीबन 4 से 8% मोनोसाइट्स पाए जाते हैं। और इन दोनों का जो फंक्शन है ये जरासीम को निगलते हैं और इसको जरासीम को तबाह करते हैं। ये भी जरासीम के खिलाफ लड़ते हैं। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ये जिस्म का एक इम्यून सिस्टम है, जिस्म का एक लश्कर है, दिफाई लश्कर है, जो कि सबसे बड़ा जो लश्कर है वो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स
बाकी जो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स ये छोटे छोटे लश्कर हैं। तो अगर छोटे लश्कर मर जाएं या वो जरासीम को काबू नहीं कर सकते तो फिर लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स उस जरासीम के खिलाफ लड़ते हैं, उसको निगलते हैं और उसको किल करते हैं। तो इसका बड़ा रोल है। तो ये था वाइट ब्लड सेल्स और इनका फंक्शन। अब आखिर में जो सेल रह गया दैट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। अच्छा, ये ऐसे सेल्स होते हैं कि जिस्म में अगर फॉर एग्जांपल जिस्म के किसी हिस्से में कोई कट लग जाए, कोई जगह जख्म हो जाए, तो ऑब्वियसली वहां से खून निकलता है। तो खून को रोकने के लिए ये जो प्लेटलेट्स हैं ये सेल्स वहां पे फौरन चले जाते हैं और वहां पे खून को जमने में मदद देते हैं, खून को जमाते हैं। तो प्लेटलेट्स का मेन रोल, अगर किसी के अंदर जो प्लेटलेट्स का लेवल है अगर वो फॉर एग्जांपल कम हो जाए तो खून आसानी से जमता नहीं, खून बहुत ज़्यादा टाइम लेगा जमने में। तो इसका मेन जो फंक्शन है ये खून को जमाने में मदद देता है। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और खून के अंदर प्लेटलेट्स का एक नॉर्मल काउंट होता है। जो प्लेटलेट्स काउंट है, प्लेटलेट्स काउंट होता है दैट इज 1,40,000 से लेके 4 लाख तक पर CMM। कायदा है 10,000, 10,000, लाख, 4 लाख ये काउंट होता है। प्लेटलेट्स का 1,40,000 से 4 लाख तक ये खून के अंदर प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है जो मैंने बता दिया। और बाकी था ये सारा ब्लड सेल्स के हवाले से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना लाजमी है। इनका फंक्शन और ब्लड का जो कंपोजिशन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे क्वेश्चंस लिखता हूं, क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहले जो क्वेश्चन है ब्लड के हवाले से इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द composition of blood and write its constituents। उर्दू के अंदर मैं इसका तर्जुमा भी लिखता हूं, खून के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखे और कंस्टिट्यूएंट्स फंक्शन मैं ये आप ऐड करता हूं, और इनके हिस्सों के अफ़आल लिखें।
जो कंपोजिशन ऑफ ब्लड मैंने बताया कि इसके जो लिक्विड पार्ट्स है और सॉलिड पार्ट है जो कि ब्लड सेल्स है, उसमें प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, वो सारे लिखने हैं। और हर एक जो मैंने फंक्शन यहाँ पे बता दिया वो इसका फंक्शन भी लिखना है। अब इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि राइट नोट on RBCs, WBCs, platelets and plasma। RBC के ऊपर अलग सा नोट लिखे, व्हाइट ब्लड सेल के ऊपर नोट लिखे, प्लेटलेट्स के ऊपर नोट लिखे और प्लाज्मा के ऊपर नोट लिखे। तो जस्ट उसमें आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो बताना है और इसका फंक्शन क्या है, व्हाइट ब्लड सेल का डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ सेल्स हैं और उस हर एक सेल का फंक्शन बताना है। तो इस तरह की क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ब्लड, उसको हमने पढ़ लिया। अब सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स इसे कहते हैं खून की नालियां। खून की नालियां। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। लेट्स क्लासिफाई इट। जो पहला टाइप है इसे कहते हैं आर्टरी, यानी उर्दू में इसे कहते हैं शरियान। सेकंड है वेन, रगे। और जो थर्ड है दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज। कैपिलरीज। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टरी जिसे कहते हैं शरियान, इसके मैं थोड़े से फीचर्स यहां पे लिखता हूं और इसका फंक्शन भी लिखता हूं। यहां पे थोड़े से फीचर्स भी लिखता हूं, फंक्शन भी। ये दिल से ऑक्सीजन वाला खून सारे आज़ा में पहुंचाता है। फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड फंक्शन है इसका, ये सख्त मगर लचकदार दीवार से बना है। थर्ड जो इसका फंक्शन है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इस के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। खून का जो प्रेशर है वो आर्टरीज के अंदर ज्यादा होता है। और फिफ्थ जो इसका फीचर है, ये डीप होते हैं। अच्छा, जो आर्टरी है सबसे पहले फीचर है, ये दिल से ऑक्सीजन वाला खून सारे अज़ा में पहुंचाता है। क्योंकि जब दिल खून को पंप करता है तो ये
आर्टरीज के जरिए सारे सेल्स तक खून पहुंचता है। तो उन सेल्स के उस खून के अंदर ऑक्सीजन वाला खून होता है। तो आर्टरी का काम क्या है कि ऑक्सीजन वाला खून जिस्म के अंदर सारे जिस्म के हर सेल तक पहुंचाना है। अच्छा, इसमें एक आर्टरी ऐसा होता है जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। उसके अंदर ऑक्सीजन वाला खून मौजूद नहीं होता, उसके अंदर बगैर ऑक्सीजन वाला खून मौजूद होता है। तो उसको फिर मजीद डिटेल में सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मैं समझाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बगैर पल्मोनरी आर्टरी के, यानी पल्मोनरी आर्टरी के अलावा शरीयान ऑक्सीजन वाला खून जिस्म के तमाम हिस्सों में पहुंचाता है। ये सख्त होता है और लचकदार होता है, क्योंकि जब भी हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं किसी पेशेंट का, वो दरअसल खून का जो फिशार होता है, खून की जो प्रेशर होता है, वो आर्टरीज के अंदर हम चेक करते हैं। तो आर्टरीज के अंदर एक तो वो इलास्टिक होते हैं, लचकदार होता है। अगर उसके अंदर इलास्टिसिटी ना होती, लचक ना होती, तो खून की रगें फट भी सकती है। तो इस वजह से ये बहुत ही सख्त और लचकदार दीवारों से बना है और इसके अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है और ये डीप होते हैं। ये स्किन के नीचे डीप लेयर में पाया जाता है। बाकी जो सेकंड है दैट इज वेन। इसके मैं कुछ खसूसियात लिखता हूं। ये जिस्म के तमाम आज़ा से बगैर ऑक्सीजन वाला खून दिल में पहुंचाता है। सेकंड इसका जो फंक्शन है, ये सुपरफिशियल होता है, सुपरफिशियल पाया जाता है। थर्ड, ये सुपरफिशियल होता है और जो इसका जो थर्ड फंक्शन है, इसमें खून का प्रेशर कम होता है। वेंस एक तो पूरी जिस्म से, ताकि चाहे वो लोअर लिम्स के ऑर्गान्स हो चाहे अपर लिम्स के ऑर्गान्स हो, पूरी जिस्म से खून ये दिल के अंदर लाता है और दिल फिर इस खून को भेजता है फेफड़ों के अंदर साफ होने के लिए। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये सुपरफिशियल होते हैं, स्किन के नीचे होते हैं और अमूमन ये नजर आते हैं जब भी ब्लड टेस्टिंग होती है। किसी पेशेंट का ब्लड टेस्ट किया जाता है तो खून यानी वेन के जरिए उससे ब्लड ड्रॉ किया जाता है। और या अगर किसी पेशेंट में रक्त का इंजेक्शन लगाना होता है, वेन के अंदर कोई इंजेक्शन लगाना होता है, तो वो वेन के अंदर सुपरफिशियली जो होते हैं उसके अंदर ही लगाते हैं। और इसमें खून का प्रेशर आर्टरी की निस्बत से खून का प्रेशर इसके अंदर बहुत ही कम होता है। इस वजह से इनकी दीवारें भी सख्त होती हैं मगर इसके अंदर लचक नहीं पाया जाता। तो उसका वजह भी यही है कि इसके अंदर खून का जो प्रेशर है वो कम है। आर्टरी के अंदर लचक क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसके अंदर खून का प्रेशर ज्यादा है। और कैपिलरीज ये दरअसल ये दिल से ऑक्सीजन वाला खून तमाम टिश्यूज में पहुंचाता है और वहां पे खून और टिश्यूज के दरमियान गैसों का तबादला होता है। अच्छा, कैपिलरीज ये खून की छोटी छोटी नालियां होती हैं। कैपिलरीज क्या करते हैं कि ये ऑक्सीजन वाला खून जिस्म के हर सेल हर टिश्यू तक पहुंचाता है
और वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस कैपिलरीज के अंदर शामिल हो जाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड खून के हर सेल तक पहुंचाता है। और इसके अलावा जो खून के अंदर खुराक है वो भी टिश्यूज तक पहुंचाता है। तो कैपिलरीज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब मैं इन तीनों सेल्स का थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी याद करना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो वेन्स और आर्टरी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। आर्टरीज और वेन का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, अच्छा इसका जो स्ट्रक्चर है मैं यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ करता हूँ और थोड़ा सा मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। द फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आर्टरीज और वेन्स 3 लेयर से मिलके बना है। पहला जो लेयर है इसे कहते हैं, इसे कहते हैं ट्यूनिका एंटाइमा। ये अंदरूनी तह या लेयर कहलाता है। सेकेंड वन इज कॉल्ड ट्यूनिका मीडिया, इसे कहते हैं दरमियानी तह। और थर्ड वन इज कॉल्ड ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये बैरूनी तह कहलाता है। जो ट्यूनिका एंटाइमा है ये दरअसल स्क्वेमस एंडोथेलियल सेल से ये बना है। स्क्वेमस एंडोथेलियल सेल्स से बना है ट्यूनिका एंटाइमा। और ये जो अंदरूनी लेयर है, अंदरूनी तह है ट्यूनिका एंटाइमा, ये थिनेस्ट होता है, बहुत ही ये जिसे हम कहते हैं नाजुक भी है और थिन होता है। जो कि ट्यूनिका मीडिया है ये स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू से बना है। और ये मोटी तह होती हैं, ये पतली तह होती हैं और ये मोटी तह होती हैं। दरमियानी तह ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये बैरूनी तह हैं। और जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया है ये फाइब्रस टिश्यू से बना है, फाइब्रस टिश्यू से बना है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। यहां पर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं, सच एज ये इसका मैंने ड्रॉ किया ल्यूमन से कहते हैं ल्यूमन। फॉर एग्जाम्पल इसे मैं कहता हूं आर्टरी और ये कहलाता है वेन। स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है। ल्यूमन दरअसल जो अंदरूनी जो सुराख है उसे ल्यूमन कहा जाता है। इसके गिर्द एक लेयर होती है जिसे अंदरूनी तह कहते हैं और इस अंदरूनी तह को ट्यूनिका एंटाइमा कहते हैं।
ये भी वेन का अंदरूनी लेयर है, ट्यूनिका इंटाइमा। उसके बाद है यहाँ पे दरमियानी तह, जिसे ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं, सॉरी ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, ये दरमियानी तह। ये जो दरमियानी तह है ये सबसे मोटी तह है और ये लचकदार स्मूथ मसल से बनी है और बहुत सख्त होता है। इसके बाद है इसकी बैरूनी तह। इस बैरूनी तह को ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहा जाता है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो ये था दरअसल इसका स्ट्रक्चर वेन्स का, ब्लड वेसल्स का। क्योंकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को ब्लड वेसल्स का और ब्लड का कॉन्सेप्ट होगा, तो वो लेक्चर समझने में आसानी होगी आप लोगों को। तो इस पार्ट में से क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन तहरीर करें। तो मैंने आर्टरीज, वेन्स और यहाँ पे एक चीज मुझसे मिस हो गई है, दैट इज कैपिलरी। कैपिलरी का मैं थोड़ा सा बताता हूं कि ये एक ही सिंगल लेयर से बनी है और वो सिंगल लेयर दरअसल एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, कैपिलरी। ये दरअसल एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स से बनी है और ये सिंगल लेयर है, यानी एंडोथेलियल सेल्स का एक ही लेयर से बना है। और ये इसके अंदर पानी और जो छोटे छोटे केमिकल्स है या खून के जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं वो इसके अंदर से पास हो सकते हैं और ये टिश्यूज के अंदर खून को सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है और दूसरे फूड जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको सप्लाई करता है। तो एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो बताना है, आर्टरीज के जो डिफरेंट फीचर्स मैंने बता दिए, और जो सिंगल फंक्शन है जैसे कि आर्टरी का फंक्शन है ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना पूरी बॉडी को, और वेन्स का है कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी जिस्म से दिल के अंदर लाना, और कैपिलरी के जो फंक्शन था ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस्म के हर टिश्यूज तक पहुंचाता है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।